पेपर वन में हमारे पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से हर बार हर शिफ्ट में आपको कॉन्फ्रेंसेस और प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। और ये एक बहुत रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। सो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जितने भी कॉन्फ्रेंसेस और प्रोटोकॉल्स है विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। द वेरी फर्स्ट इज रामसर कन्वेंशन जो आया था हमारे 1971 में। सो एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं? ऐसे लैंड्स जो 8 मंथ तक 8 महीने तक पानी में सबमर्ज रहते हैं। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। इंडिया इस कन्वेंशन की पार्टी कब बनी थी? 1 फरवरी 1982। आपको ये तीनों डेट्स पता होनी चाहिए कि जो कन्वेंशन है वो कब आया था 1971 में। इंटरनेशनली वो आया था 1975 में। ऑब्जर्व में 100 रामसर साइट्स हैं एंड इट इज द लेटेस्ट अपडेटेड नंबर। अब रामसर साइट्स अगर हम देखते हैं कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा है, सो इट इज तमिलनाडु, जहां पे हमारे पास 20 रामसर साइट्स हैं, विच इज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश जहां पे 13 रामसर साइट्स हैं। ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं, सो इंडिया ग्लोबली थर्ड है इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स और एशिया में फर्स्ट नंबर पे आता है आफ्टर यूके एंड मेक्सिको। ये ग्लोबली बात हो रही है, तो सबसे पहले यूके है, फिर मेक्सिको है और फिर इंडिया आता है ग्लोबली। और एशिया में जो इंडिया की रैंकिंग है वो फर्स्ट है। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी हमारी? सुंदरबन वेस्टलैंड। स्मॉलेस्ट रामसर साइट इज रेणुका वेटलैंड विच इज इन हिमाचल प्रदेश। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 2 रामसर साइट्स हमारी एंड क्योलाडियो नेशनल पार्क। अब जो 100th रामसर साइट है इंडिया की वो कौन सी है? वो है जयप्रकाश है, जो हमारे बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, सो द आंसर विल बी 1982, ऑप्शन नंबर ए। Then we have is Stockholm Convention or Stockholm Conference. So Stockholm Conference is officially known as United Nations Conference on Human Environment. That is UNCHE, and it is the most significant milestone जो हमारी environmental movement में हमने देखने को मिला था। इसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं एनवायरमेंट का। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को डेडिकेट की गई थी और 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। वेन्यू क्या था? स्टॉकहोम स्वीडन। ड्यूरेशन क्या था? जून 1972। और थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। अब इसके की रिजल्ट्स क्या थे? हमारे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के की रिजल्ट्स थे कि सबसे पहले हमारा यूएनईपी इस्टेब्लिश हुआ था ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके और मॉनिटर कर सके ग्लोबल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को। सेकेंड, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर 5th जून को मनाया जाता है एवरी ईयर। और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जिसमें हमारे 26 प्रिंसिपल्स वर इंक्लूडेड, उनको अडॉप्ट किया गया था लिंकिंग अ हेल्दी एनवायरमेंट विद ह्यूमन राइट्स। सो व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट held in Stockholm? So it was June 5, 1972. In which year was the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants signed? So it was 2001, option number B. In the light of Stockholm Conference, in which year did the Government of India constitute NCEPC, which is National Committee on Environmental Planning and Coordination? आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि NCEPC क्या है और ये किस कंटेक्स्ट में यूज होता है। सो द आंसर इज 1972, ऑप्शन नंबर ए।
Which international organization was established as a result of Stockholm Conference? तो मैंने अभी आपको बताया था, it was UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ है? हमारे नायरोबी, केनिया में। और जो इनके करंट डायरेक्टर हैं, करंट डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन। नेक्स्ट वी हैव इज साइट्स कन्वेंशन, जिसको हम वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, और ये रेगुलेट करता है द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स टू इंश्योर दैट सच ट्रेड डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है हमारे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, उसकी वजह से जो उनका सर्वाइवल है वो खतरे में ना आ जाए, ये जो कन्वेंशन है ये उसके लिए बनाया गया है। इसकी कितनी कंट्रीज हैं? 185 मेंबर कंट्रीज हैं। अब साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये हमारा वॉशिंगटन डीसी में साइन हुआ था 1973 में, इसलिए इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन बोला जाता है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1975 एंड द सेक्रेटरीट कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। So India became a member of CITES in 1976. In India, the provision of CITES are implemented through Wildlife Protection Act 1972. International trade does not threaten the survival of wild animals and plants. To curb the poaching and illegal trafficking of wildlife and wildlife products, जैसे हमारे एलिफेंट्स के हॉर्न्स होते हैं, एलिफेंट्स की आइवरीज होती हैं, तो इन सब चीजों की, जैसे हम बोलते हैं ना, इलीगल तस्करी जो होती है जानवरों की या फिर उनके रिलेटेड, जैसे लेपर्ड की स्किन होती है, तो इन सब चीजों की इलीगल ट्रैफिकिंग और पोचिंग को कम करने के लिए ये जो कन्वेंशन है ये लाया गया था। टू प्रिवेंट द अनरेगुलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स, जैसे चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, माफियाज बनते हैं, तो इन सब चीजों के लिए हमारा साइट्स जो कन्वेंशन है वो आया था। So in which year did India became a signatory to the Convention on CITES, or International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora? So it was 1976. Which of the following conventions is related to the control of illegal trade in endangered species? So it is CITES Convention. Next we have is Brundtland Report. इसको ऑफिशियली क्या बोला जाता है? आर कॉमन फ्यूचर। It is a landmark report in the history of environmental protection and sustainable development. 1987 में पब्लिश हुआ था, और किसने किया था पब्लिश? WCED ने, which is World Commission on Environment and Development. चेयरपर्सन कौन थे? ग्रो हैरमन ब्रंटलैंड, जो उस टाइम पे नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे। The report introduced and popularized the concept of sustainable development at global level for the very first time. So Brundtland report ने किस पे बात की थी? Sustainable development के ऊपर बात की थी। So the famous Brundtland report, also known as Our Common Future, was prepared by which commission? So it was WCED, which is World Commission on Environment and Development. Which key concept was introduced by Brundtland Report? Our Common Future 1987, defined as meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations. So it is sustainable development. Next, Vienna Convention 1985 में आया था, and it is a landmark international environmental agreement which is aimed to protect the ozone layer. It provides a framework for research, information exchange and international cooperation, ताकि जो हमारे ओजोन लेयर है हम उसको सेफ गार्ड कर सके। 22 मार्च 1985 इन वियना, ऑस्ट्रिया, इसको अडॉप्ट किया गया था, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1988। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन, ताकि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि ऐसी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से हमने देखा था कि ओजोन में होल हो रहा था, और ये सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व किया था? अंटार्कटिका में ऑब्जर्व किया गया था। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ओजोन हमारी अल्ट्रावायलेट रेस से ह्यूमंस को बचाती है, जिससे स्किन कैंसर होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। दिस वाज द रीजन कि जो वियना कन्वेंशन है उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था।
नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था और एक इंटरनेशनल ट्रीटी है टू फेज आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये ओडीएस की बात करता है, जो जिन सब्सटेंसेस की वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा है। जो वियना था, इट वाज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसे सब्सटेंसेस जैसे हमारे सीएफसीज, एचसीएफसीज, हैलोजेंस, तो इन सब चीजों को डिप्लीट करने की बात किसमें की गई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, क्योंकि ये जितनी भी हमारी मेंबर कंट्रीज थी 198, सबने इसको साइन किया था, सबने इसको रेटिफाई किया था। सो 16 सितंबर 1987, इसलिए वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 1989 में इट केम इनटू फोर्स। इंडिया जो प्रोटोकॉल है या जो कन्वेंशन है मॉन्ट्रियल का, इंडिया इसकी मेंबर कब बनी थी? 1992 में। और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय एलिमिनेटिंग द ओडीएस, विच इज ओजोन डिप्लीटिंग substances, reducing the harmful UV radiations reaching the Earth's surface. So basically ozone layer है क्या? It is a protective layer, ठीक है? It is a protective layer of ozone gas जो हमारे stratosphere में present होती है. It protects the life on Earth by absorbing the ultraviolet rays जो sun से निकलती हैं, and it prevents those ultraviolet rays to reach on the Earth's surface. Then next we have is CBD, which is Convention on Biological Diversity 1992. ये एक एग्रीमेंट था जिसमें कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज की बात हुई थी बायोडाइवर्सिटी के लिए, और ये की ट्रीटीज है विच वाज साइन ड्यूरिंग 1992 रियो अर्थ समिट। इंडिया इसकी पार्टी कब बनी थी? 18 फरवरी 1994 में। और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस कन्वेंशन के, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक एक्ट लाया था विच इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और ये भी आपके पीवाईक्यू में आ चुका है। 1992 में इसको साइन किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 29 दिसंबर 1993 में इट केम इनटू फोर्स एंड इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर मेंबर कंट्रीज। सेक्रेटरीट कहाँ है इसका? मॉन्ट्रियल, कनाडा। नाउ द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे सीबीडी के? द वेरी फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हमने इकोसिस्टम्स को, स्पीशीज को और जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है एट ऑल कॉस्ट। द सेकेंड इज सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी हम उन जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हमें उसको सस्टेनेबली यूज करना है, ताकि हमारी जो नीड्स हैं वो तो मीट हो ही हो, वो तो फुलफिल हो ही हो, बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है हम उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। The third is fair and equitable sharing of benefits, यानी promoting the fair and equitable sharing arising from the utilization of genetic resources, यानी हमें अच्छे से फेयर तरीके से और एक इक्विटेबल तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज का बेनिफिट लेना है। फिर अर्थ समिट आया था 1992 में, विच इज ऑफिशियली नोन एज यूएनसीईडी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, and it is one of the largest and most significant global conference on environment and sustainable development. It came into force in June 1992. Location क्या थी? Rio de Janeiro, Brazil. So from over 172 countries जो representatives थे वो आए थे, और objective क्या था? To develop a global framework for sustainable development by promoting economic growth while protecting the environment. अब मेजर अर्थ समिट की बात करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज जो सबसे पहला अर्थ समिट हुआ था वो हुआ था 1992 में, 3 to 14 जून में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज यूएनसीईडी, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद 2002 में हुआ था सेकेंड अर्थ समिट जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में, और उसको बोलते हैं हम वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं रियो प्लस 10 कॉन्फ्रेंस। थर्ड 2012 में हुआ था, ब्राजील में ही हुआ था, इसको रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। देन वी हैव इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू सेट लीगली बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। सो क्योटो प्रोटोकॉल ने बात की थी ग्रीन हाउस गैसेस की, बट ओनली फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, एंड इट वाज डेवलप्ड अंडर यूएनएफसीसीसी, ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस प्रोटोकॉल के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल डेवलप किया गया था ओनली फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। अडॉप्ट कब किया गया था? ये 1997 में,
2005 में इट केम इनटू फोर्स और इंडिया 2002 में इसकी जो मेंबर पार्टी है वो बनी थी. सो टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड मिटिगेट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये इसका ऑब्जेक्टिव था. अब मेन ऑब्जेक्टिव और टारगेट की अगर बात करते हैं, सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज है वो कम हो सके. डेवलप्ड कंट्रीज जो हमारी NX1 पार्टीज आती हैं, उन्होंने क्या बोला था कि हम ऑन एन एवरेज 5.2% बिलो द 1990 लेवल्स, मतलब 1990 में जो लेवल था, हम 5.2% बिलो दैट लेवल हम, उन्होंने एग्री किया था कि वो जो ये है ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करेंगे और जो उनके मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो 5.2% कम एमिट होंगी एज कम्पेयर टू 1990 लेवल्स. अब इसमें कौन-कौन सी गैसेस कवर होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, देन परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड. और ये आपका PYQ है. आपको मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शन क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर इंक्लूडेड इन क्योटो प्रोटोकॉल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो गैसेस हैं, 6 गैसेस हैं, ये हमारी क्योटो प्रोटोकॉल में आती हैं. फिर आता है हमारा कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड बायोसेफ्टी. एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो बायोसेफ्टी के ऊपर फोकस करता है. इट रेगुलेट्स द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसफर एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी LMOs की बात करता है. 2000 में ये अडॉप्ट किया गया था और 2003 में इट केम इनटू फोर्स एंड इंडिया 2003 जनवरी में इसकी एक रैटिफाइड मेंबर बन गई थी. अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो स्टेट सेफ मैनेजमेंट ऑफ living modified organisms yani to handle, to transfer and use them in a proper and safe manner. Then supplement to CBD, Cartagena Protocol is a supplementary agreement to CBD, which is Convention of Biological Diversity. Geneva Protocol 1925 में आया था. It prohibits the use of chemical and biological weapons. स्विट्जरलैंड जेनेवा में साइन किया गया था 1925 में और 1928 में इट केम इनटू फोर्स. और इंडिया जो है इसने जेनेवा प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है एंड इट इज अ मेंबर पार्टी टू दिस प्रोटोकॉल. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हम केमिकल वेपन्स को अच्छे से मतलब केमिकल वेपन्स का प्रोहिबिट कर दिया है यूज इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट. देन बायोलॉजिकल वेपन्स को भी प्रोहिबिट किया है. सो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिनेवा प्रोटोकॉल प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स ड्यूरिंग अ वॉर बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग और ट्रांसफर. मतलब हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या स्टॉक्स रख सकते हैं, पर हम उनको वॉर्स के टाइम पे यूज नहीं कर सकते हैं इधर केमिकली और बायोलॉजिकली. शॉर्टकमिंग्स क्या थे? The very first is कि it prohibits the use of chemical and biological weapons but it does not prohibit their development. यानी हम लोग उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं बस, बट हम उसको यूज नहीं कर सकते. तो इन चैलेंजेस को हमने क्या किया था, लेटर 2 ट्रीटीज हमने अडॉप्ट की थी. द वेरी 2 में विच प्रोहिबिट्स लॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स. अब हम ना उनको डेवलप कर सकते हैं, ना हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम उनको स्टॉक पाइल कर सकते हैं. फिर 1993 में हमारा केमिकल वेपन्स कन्वेंशन आया था जिसने सेम चीज बोली थी फॉर केमिकल वेपन्स. यानी जेनेवा ने ये बोला था कि आप यूज नहीं कर सकते बट आप प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर आप उनको डेवलप कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो. लेकिन जो हमारे BWC और CWC प्रोटोकॉल्स हैं उन्होंने उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि हम वो भी नहीं कर सकते हैं. फिर आता है मारपोल कन्वेंशन. मारपोल कन्वेंशन क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स. शिप्स के थ्रू जो मरीन पोल्यूशन होता है उसके लिए कन्वेंशन आया था एंड इट वाज अडॉप्टेड अंडर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1973. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स एंड इट वाज अडॉप्टेड इन 1973 फॉलोइंग द मेजर अमेंडमेंट्स. ठीक है, कुछ टैंकर एक्सीडेंट्स हुए थे 1978 में, सो इट इज वाइडली नोन एज मारपोल 73/78. सो 73 में अडॉप्ट किया गया था और 78 में कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे इसलिए इसका नाम मारपोल 73/78 पड़ा है. इट केम इनटू फोर्स इन 1983 और इंडिया इज अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन.
बेसल कन्वेंशन क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो रेगुलेट करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है इन हजार्डस वेस्ट से, पर्टिकुलरली फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो भी गंद होता है, हजार्डस वेस्ट होता है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में भेजने की कोशिश करते हैं। सो इट वाज साइंड इन 1989, बेसल, स्विट्जरलैंड। 1992 में it came into force and India is the party to this convention and it was ratified in 1992. Secretariat कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो बेसल था, इट वाज हजार्डस वेस्ट, बट रॉटरडैम इज हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन हजार्डस केमिकल्स। So it was adopted in 1998 in Rotterdam, Netherlands. It came into force February 2004. It is jointly administered by UNEP, which is United Nations Environment Program, and FAO, which is Food and Agriculture Organization. और इंडिया इसका मेंबर कब बनी थी? 2005 में। मीनामाटा कन्वेंशन, मीनामाटा से क्या होता है? मीनामाटा मतलब एक डिजीज है, किसकी वजह से होती है? मर्क्यूरी की वजह से। सो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है विच इज एम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस एंड रिलीज ऑफ मर्क्यूरी थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। अब ऑरिजिन नेम क्या था? द कन्वेंशन इज नेम्ड आफ्टर मीनामाटा, जो जापान में हुई थी, जहां पे बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग, जिसको हम मीनामाटा डिजीज भी बोलते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ये जो कन्वेंशन है उसका नाम रखा गया था। इट वाज एडॉप्टेड इन 2013। It came into force in 2017 and India signed this convention in 2014 and ratified it in 2018, becoming a party to the treaty. तो ये जितने भी आपके कन्वेंशंस थे, प्रोटोकॉल्स थे, कॉन्फ्रेंसेस थी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने टाइमलाइन के हिसाब से ही आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द रामसर साइट टू मिनामाटा कन्वेंशन, ये टाइम के हिसाब से मैंने आपको स्लाइड्स अरेंज करके दी हैं। प्लीज इनको नोट्स बना लीजिए। और ये एक ग्लिम्स है, समरी है फ्रॉम 1973, देन 1979, 1980, 1982, 1985, then 1986, 1987, 1989, and these are very 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 important protocols and conventions. तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। आपका कोई भी अगर पॉइंट रह गया है तो प्लीज अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। सी यू सून, बाय बाय।